5। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के उस असल इंजन के बारे में जो पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है। जी हां, एग्रीगेट डिमांड यानी समग्र मांग। आज हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और इतने आसान तरीके से डिकोड करेंगे कि अर्थव्यवस्था का ये पहिया कैसे घूमता है, ये हमेशा के लिए एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे एग्रीगेट डिमांड के इंट्रोडक्शन से, फिर समझेंगे कि डिमांड और खर्चा कैसे एक ही बात है। इसके बाद इसके 4 कंपोनेंट्स, 2 सेक्टर मॉडल, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल और आखिर में एडी कर्व को एनालाइज करेंगे। बस इतना ही। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इंट्रो टू एग्रीगेट डिमांड। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे पहला और मजबूत बिल्डिंग ब्लॉक रखते हैं। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अक्सर इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं, है ना? यानी एक अकेला कंज्यूमर बाजार में किसी चीज की मांग कर रहा है। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के चश्मे से देखते हैं तो तस्वीर बहुत बड़ी हो जाती है। यहां हम पूरे देश की बात करते हैं, यानी एग्रीगेट डिमांड। एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक व्यक्ति की मांग वर्सेस पूरे देश के हर सेक्टर की एक साथ मिलकर की गई मांग का फर्क है। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो एग्रीगेट डिमांड का सीधा सा मतलब है उन सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू जिन्हें इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स एक दिए गए इनकम लेवल पर एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। यहां 2 बातें बिल्कुल ध्यान रखने वाली हैं। पहली, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है जिसे एक पूरे साल की अवधि में मापा जाता है, और दूसरी बात, इसमें सिर्फ पूरी तरह से तैयार गुड्स यानी फाइनल गुड्स को ही शामिल किया जाता है, कच्चे माल को बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, डिमांड इक्वल्स एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब थियरी से निकलकर इसके प्रैक्टिकल कनेक्शन को देखते हैं जो असल में इस कॉन्सेप्ट की जान है। एक बहुत ही शानदार कोट है, टू डिमांड इज टू स्पेंड, यानी मांग करने का मतलब ही है खर्च करना। जरा सोचिए, अगर कोई कंज्यूमर या फर्म बाजार में कुछ डिमांड कर रही है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? यही ना कि वो अपनी जेब से पैसा खर्च करने को तैयार हैं। बिना खर्च करने की इच्छा के इकोनॉमी में कोई डिमांड पैदा हो ही नहीं सकती। और बस यही वो बात है जो शानदार तरीके से ये साबित करती है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों लिटरली एक ही चीज हैं। जितनी टोटल डिमांड की गई, असल में उतना ही टोटल खर्च भी किया गया। इसीलिए जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं ना, तो जो एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स होते हैं वो बिल्कुल एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट से मैच करते हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, 4 कंपोनेंट्स ऑफ एडी। देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में वो कौन से सेक्टर्स हैं जो असल में ये सारा खर्च करते हैं। हमारी इकोनॉमी में मेनली 4 सेक्टर्स होते हैं जो डिमांड क्रिएट करते हैं। पहला है सी यानी हाउस होल्ड कंजम्पशन, जो हम और आप जैसे आम लोगों का घरेलू खर्चा है। दूसरा है आई यानी फर्म्स इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट कंपनियों द्वारा किया गया निवेश है। तीसरा है जी यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो सरकार का खर्च होता है। और चौथा है एक्स माइनस एम यानी नेट एक्सपोर्ट्स, जो हमारे विदेशी व्यापार को दिखाता है। इन चारों का जोड़ ही असली एग्रीगेट डिमांड है। अब देखते हैं सेक्शन 4, द 2 सेक्टर मॉडल। रियल वर्ल्ड तो काफी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए स्टडी को फोकस में रखने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल एकेडमिक मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। चीजों को आसान रखने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल क्लोज्ड है, मतलब ना तो सरकार का कोई दखल है और ना ही बाहरी देशों के साथ व्यापार। तो ऐसे में उन 4 में से सिर्फ 2 ही अहम कंपोनेंट्स बचते हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन सी और फर्म्स इन्वेस्टमेंट आई। तो हमारा फॉर्मूला एकदम सिंपल हो जाता है, AD इक्वल्स C प्लस I। अब यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। असल जिंदगी में तो इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ साथ ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन यहां कैलकुलेशन को बिल्कुल आसान रखने के लिए हम ये मान लेते हैं कि फर्म्स की इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट या एक जैसी रहेगी, चाहे इनकम का लेवल कुछ भी हो। बस इसी कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट है जिसे ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। इसका मतलब है कंजम्पशन का वो मिनिमम लेवल जो तब भी बना रहता है जब इनकम एकदम जीरो होती है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि भाई जब कमाई ही शून्य है तो खर्चा कैसे हो सकता है। इसे कोविड-19 लॉकडाउन वाले समय से जोड़कर देखिए। उस वक्त बहुत सारे लोगों की इनकम बिल्कुल जीरो हो गई थी, लेकिन क्या सर्वाइवल के लिए खाना पीना बंद हो गया था? बिल्कुल नहीं। लोग तब भी खर्च कर रहे थे, चाहे वो अपनी पुरानी सेविंग्स तोड़कर हो या फिर किसी से कर्ज लेकर। सर्वाइवल के लिए बिना किसी इनकम के होने वाले इसी बेसिक खर्चे को ऑटोनोमस कंजम्पशन कहा जाता है।
तो चलिए अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें सेक्शन की ओर, द एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़े नंबर्स और डेटा के जरिए ट्रांसलेट करते हैं। जरा इस डेटा टेबल पर नजर डालिए। जैसे जैसे इनकम 0 से 600 की तरफ बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट पूरे टाइम 20 पर ही फिक्स है। याद है ना, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। वहीं कंजम्पशन को देखिए, 0 इनकम पर भी कंजम्पशन 40 है, जो हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। इसके बाद जैसे ही इनकम 100 रुपये बढ़ती है, कंजम्पशन सिर्फ 80 रुपीज से बढ़ता है, क्योंकि इंसान अपनी पूरी इनकम खर्च नहीं करता, कुछ हिस्सा बचाता भी है। और फाइनली जब हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को जोड़ते हैं तो हमें हमारी फाइनल एग्रीगेट डिमांड मिल जाती है। आते हैं हमारे आखिरी और छठे सेक्शन पर, एनालाइजिंग द एडी कर्व। चलिए देखते हैं कि ये जो नंबर्स हमने अभी देखे वो एक विजुअल ग्राफ पर कैसे नजर आते हैं। इस ग्राफ को देखकर कुछ चीजें एकदम साफ हो जाती हैं। पहली, इनका रिलेशनशिप पॉजिटिव है, यानी जैसे जैसे इनकम ऊपर जाएगी एडी भी ऊपर जाएगा। दूसरी, इन्वेस्टमेंट वाला कर्व एकदम सीधी लाइन है, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल। तीसरी बात यह है कि कंजम्पशन कर्व ऊपर तो जा रहा है, लेकिन इनकम लाइन से थोड़ा स्लो, क्योंकि बीच में सेविंग्स का गैप बढ़ता जा रहा है। और चौथी और सबसे खास बात, एडी कर्व हमेशा कंजम्पशन कर्व के बिल्कुल समानांतर या पैरेलल चलता है। इन सब के बाद ना एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठता है। अगर ग्राफ को ध्यान से देखा जाए तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व कभी भी 0 से, यानी एकदम ओरिजिन से शुरू क्यों नहीं होता? तो इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इनकम चाहे 0 ही क्यों ना हो, इकोनॉमी में सर्वाइवल के लिए कुछ बेसिक खर्चा तो होगा ही, और वो कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट भी रहेगी। बस इन्हीं दोनों की वजह से हमारी टोटल डिमांड कभी भी 0 नहीं होती, बल्कि हमेशा 0 के ऊपर एक पॉजिटिव पॉइंट से ही शुरू होती है। चलिए अब आज की इस चर्चा को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज हमने ये तो बहुत अच्छे से समझ लिया कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। तो जरा सोचकर देखिए, फिर एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होगी? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के इसी सिक्के का दूसरा पहलू है, जिसे हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। इस बेहतरीन विषय के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉमर्स 95 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास की वीडियो यहां देखें। Study smart. Score 95+.